तो आपने रिसेंटली मधु कीश्वर को एक डेफेमेशन केस किया है उनके अगेंस्ट, तो आपको नहीं लगता है कि शायद इग्नोर करना बेटर रहता? कि मधुकेश्वर बुआ साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करते हुए मुझसे माफ़ी मांगेगी कि भतीजे माफ़ कर दे, तो मैं मधुकेश्वर बुआ को माफ़ नहीं करने वाला। कोई 5 रुपए लाए, विवाह करा के मेरी बेटी को ले जाए, एक बाप का बे लिखेगा। इतना अत्याचार करने वाला अत्याचारी राक्षस को दिल्ली में बिठाकर पालने पोसने वाली कभी राष्ट्रवादी हो सकती है क्या? दूसरा जो आपका पंगा था वो आप पवन खेड़ा के भी पीछे पड़े थे, वो क्या है और क्यों है? उन पे भी केस होना है कोई? एक कांग्रेसी की जो पहचान है, आपको कहीं भी कांग्रेसी दिख जाए तो 3 गुण उसको कॉमन मिलेंगे। पहला गुण चोर होगा, दूसरा गुण गुलाम होगा, तीसरा गुण चमचागिरी में नाहिर होगा। अब ऐसे आप देखेंगे दूसरा परिधानों में घूमती हुई नजर आएगी, लेकिन बाद में जब चुनाव होगा तो बबली जो है साड़ी पहन लेगी, टीका लगा लेगी, गले में रुद्राक्ष का माला पहन लेगी और इंदिरा गांधी जैसा दिखने का प्रयास करेगी। उनको सनातनी होने पे कभी गर्व नहीं है। वो तो सच वो बात। कहते थे कि मैं जो है दुर्भाग्य से हिंदू हूँ, तो जो दुर्भाग्य से था तो उसको तो मैं हिंदू समाज का व्यक्ति हूँ, लात मार के निकाल दिया, मुसलमान बना दिया। ठीक है, उन ऐसा तो नहीं कहा था मतलब मेरे पॉडकास्ट में मेरी नमस्कार, अनपैक विथ हॉप इंडिया के एक विशेष एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ आज के मेहमान हैं श्री मनीष मिश्रा जी। मनीष मिश्रा जी को हम पहले से जानते हैं, हमारे बातचीत चलती रही है, पर ये आजकल थोड़े पब्लिक में नज़र में आने लगे हैं, एक्टिव हुए हैं, तो हमने सोचा इनसे बात की जाए काफ़ी सारे मुद्दों पे जिनके वजह से ये न्यूज़ में रहे हैं। लेकिन इनका जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो ये है कि ये नेशनल कमिश्नर हैं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के, और साथ में बीजेपी के एक कार्यकर्ता भी हैं। पर आज जैसे मैंने कहा कि पब्लिक में आजकल इन्होंने पॉडकास्ट वगैरह में जाना शुरू किया है, ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रह रहे हैं, और उस ट्विटर पे एक्टिव होने की वजह से ही इन्होंने 1-2 पंगे भी लिए हैं। तो वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। पहला पंगा जो उन्होंने लिया है वो मैं बताऊंगी। तो आपने रिसेंटली मधु कीश्वर को एक डेफेमेशन केस किया है उनके अगेंस्ट, और ये काफ़ी बात चली थी कि मधु कीश्वर जो भी बोल रही थी वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रही थी। तो आपकी लोकल स्टैंड आय क्या थी? आपका क्या स्टेक है कि आपने उनके ऊपर एक डेफेमेशन केस किया है? देखिए, मेरा जन्म जो है अवध में हुआ है, अयोध्या जी से लगा हुआ ज़िला है बस्ती, और मैंने जो है बचपन में दादी से कहानियाँ सुनी, तो उसमें एक ऐसा ही वो कहती थी कि जब किसी के पास कुछ नहीं होता है और बहुत परेशान होता है तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने लगती है। तो यही हाल आजकल मधुकेश्वर जी का है। वो खिसिया गई हैं, उनको कुछ मिला नहीं है, तो वो जो है खम्बा नोचने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, वो प्रयास कर रही हैं, करते रहें। जब आपके पास किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप नहीं होता है तो सबसे आसान आरोप होता है उसके चरित्र का हनन। तो वो प्रधानमंत्री जी के चरित्र को हनन कर रही थी। मैंने भी जब उन्होंने चरित्र हनन किया तो मैंने भी 1-2 ट्वीट उनके लिए लिखा। जब वो ट्वीट लिखा तो उन्होंने तीसरा ट्वीट जो है मुझे रिप्लाई करते हुए, उसमें उन्होंने मुझे कह दिया कि मैं मोदी जी का पेट सिपाही। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं मोदी जी का गर्व से कहता हूं कि मैं मोदी जी का सिपाही हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मोदी जी मेरे नेता हैं। मेरे लिए इससे बड़ा कोई उपमा ही नहीं हो सकता, मेरे जीवन का इससे बड़ा कोई अचीवमेंट ही नहीं हो सकता कि मैं मोदी जी का सिपाही हूँ। मोदी जी राष्ट्र का काम कर रहे हैं, माँ भारती के लिए काम कर रहे हैं, माँ भारती को विश्व पटल पर एक विश्व गुरु बनाने के लिए, सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका सिपाही होना एक सौभाग्य की बात है। परंतु उन्होंने उसके साथ क्या लिखा? मोदी जी का पेड सिपाही लिखा। यहाँ वो सीता जी पर बहुत रिसर्च की हैं, भगवान राम के बारे में उल्टा पुल्टा लिखते रहती हैं, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ा। मैं उनको रामचरितमानस की एक चौपाई की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उस चौपाई में है, जाकी रही भावना जैसी, ब्रह्म मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो मधु बुआ जो है हमारी, वो पैसा लेके ट्वीट करती होंगी, मधु बुआ जो है पैसा लेकर के जो है किताब लिखती होंगी,
मधु बुआ जो है पैसा लेकर के नैरेटिव सेट करती होंगी, मधु बुआ जो है पैसा लेकर अलगाववादियों का साथ देती होंगी, इसीलिए उनको अपने ही जैसा मैं भी नजर आया। लेकिन कोई ज़रूरी तो ना है कि हर कोई देश को पैसे के नाम ले पैसे पे बेचने के लिए तैयार हो जाए। मैं तो वैसा नहीं हूँ। हर कोई पैसे के दम पे अपना नेता स्वीकार कर ले किसी को, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तो मोदी जी की कार्यपद्धति, मोदी जी का विचार, मोदी जी का माँ भारती के प्रति ललक तड़फ कि माँ भारती को विश्व के पटल पर कैसे अग्रिम स्थान पर पहुँचाना है, प्रत्येक भारतीय की चिंता, प्रत्येक भारतीय के लिए समर्पण, मैं उसका कायल हूँ। मैं इसलिए उनका सिपाही हूँ और मुझे गर्व है कि मैं उसका सिपाही हूँ। बट आपने जो अभी बोला ये भी तो संभव है कि वो बोले कि आप उनका डेफेमेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हो सकता है उनके मन में ऐसा ही हो, इसीलिए वो दूसरों को भी ऐसा देखती हैं। नहीं, वो डिफॉर्मेशन मैंने इसलिए किया कि भाई आप जो है एक बहुत आसान हो गया है हर व्यक्ति के ऊपर दो आरोप लगाना, एक तो चरित्र का आरोप लगाना और दूसरा पैसे का आरोप लगाना। वो अब मैं उनसे कोर्ट में पूछूंगा कि मधु बुआ आप मुझे बताओ कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे पैसा दिया ट्वीट करने के लिए या प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने मुझे पैसा दिया ट्वीट करने के लिए, आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि जिससे आपने मुझे पेट सिपाही बना दिया। मैं एक व्यापार करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं किसी के विचारधारा से प्रभावित हो करके उसका समर्थक होने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो पैसा लेकर के समर्थन देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उनको भी नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने पैसा लेकर के, लेकिन उनकी भावना जैसी है, क्योंकि क्या है चोर को सब चोर नजर आते हैं तो वो चोरी करती होंगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ चोरी कर रही हैं या चोर हैं, चोरी करती होंगी, हो सकता है क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो इसलिए मैं भी उनको कह रहा हूँ। लेकिन वो मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन नहीं कर सकती हैं, इसलिए नहीं कर सकती हैं क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे हैं। मैं उनको बुआ कह रहा हूँ, मैं उनसे रिश्ता जोड़ रहा हूँ, मैं उनको बुआ कह रहा हूँ। बुआ जो है एक जो है, जब आप जीवन में कुछ पाने की बड़ी लालसा होती है और वो मिल नहीं पाता है तो फ्रस्ट्रेशन की चरम पे पहुंच जाते हैं। फिर क्या है, जितना मैं अपनी बुआ को जानता हूँ, समझता हूँ, वो बुआ आध्यात्मिक नहीं है। अगर आध्यात्मिक होती, राम और कृष्ण में विश्वास होता तो वो शायद ये हरकत नहीं करती। तो जब व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है तो धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म से राह लेता है, धर्म से मार्गदर्शन प्राप्त करता है कि मैं कैसे संयमित रहूं। और धर्म जो है, धर्म का जो पहला लक्षण है वही धैर्य है। तो बुआ धैर्य खो दी। बुआ जो है धैर्य खो करके प्रधानमंत्री जी पर और कोई आरोप लगा नहीं सकती थी। जैसे मैं आरोप लगा सकता हूँ कि बुआ के अलगाववादियों से संबंध रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मधुकेश्वर बुआ के अलगाववादियों से क्यों संबंध थे। आप मुझे बताइए नुपुर जी, हम सब इस एक राष्ट्र के अंग हैं, हम सब राष्ट्रवादी हैं। हम इस अंग को कोई, हमारी मातृभूमि को कोई तोड़ने काटने का प्रयास कर रहा हो तो वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है, वो आपका भाई कैसे हो सकता है, वो आपका अपना कैसे हो सकता है, जब तक कि आपके मन में खुद ऐसे भावना हो। या तो जो बुआ ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं पेट सिपाही हूँ, तो या तो बुआ के मन में अलगाववाद का अंदर से ही उठ के डीएनए में ही था कि भारत का अलगाव वो करना चाहिए, ये वाला भाव रहा होगा, या तो वो पैसे से लेकर के की होगी। बट आपको नहीं लगता कि देखिए, आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर मधुकेश्वर, स्पेशली अभी जो रिसेंटली बातें हुई हैं मुझे बहुत डिस्टेस्टफुल लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो शायद इग्नोर करना उनको बेस्ट होता है, क्योंकि जैसे हम उसको एक्नॉलेज करते हैं या डेफर्मेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसको एक तरह की लेजिटिमेसी मिल जाती है कि हमने उस व्यक्ति को सीरियस नहीं ले लिया, कि उनके बातों में शायद इतना वज़न था कि वी थॉट इम्पॉर्टेंट इनफ कि हम उनके ऊपर केस करें। तो आपको नहीं लगता है कि शायद इग्नोर करना बेटर रहता, क्योंकि फिर ये आरोप भी लगेगा कि आप एक क्रिटिक, मोदी जी के क्रिटिक के अगेंस्ट केस कर रहे हैं या उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नुपुर जी, इसमें मोदी जी का तो कुछ लेना देना ही नहीं है।
मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, मैं उनका सिपाही हूँ और उस पर मुझे गर्व है। लेकिन मोदी जी अगर उनका नाम ले लेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएंगी। मोदी जी ने तो उनको इग्नोरेंस पे ही छोड़ दिया। लेकिन आप ये देखिए कि हर चीज़ का अति सर्वत्र वर्जिते, अति हर चीज़ का वर्जित होता है। वो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे हर एक आदमी को गाली गलौज कर रही हैं, बदतमीजी कर रही हैं। और अगर आप किसी सांड को खुला छोड़ देंगे तो वो तो विनाशी करता जाएगा। और आप इसलिए उसको कुछ मत कहिए कि अरे यार इससे इसका भाव बढ़ जाएगा, ऐसे ये जो है एक क्रिटिक को आप दबा रहे हैं, ये भाव आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जब अति हो जाता है तो हमारे धर्म में भी कहा है कि जब धर्म की रक्षा, अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको धर्म की रक्षा करने के लिए खड़ा होना चाहिए। इनका जुबान इतना बढ़ा गया है कि ये हर आदमी से उल्टा पुल्टा गलत बोलना, गलत लिखना शुरू कर देती हैं। तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो उनको रोकेगा। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री जी के कारण उनके ऊपर मुकदमा नहीं किया। मैंने मुकदमा उनके ऊपर इसलिए किया है क्योंकि मैं एक स्वाभिमानी ब्राह्मण हूँ, मैं एक स्वाभिमानी भारतीय हूँ, मैं एक स्वाभिमानी स्वयं सेवक हूँ। और जब मेरे स्वाभिमान को कोई पैसे से खरीदने की बात करेगा तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अगर मैं उन पर मुकदमा नहीं करता तो सारी दुनिया कहती कि मधुकेश्वर ने तो आपको कहा था कि आप मोदी जी के पेट सिपाही हैं। तो अगर मैं उन पर मुकदमा नहीं करता तो उनकी बात को सारी दुनिया सच मान लेती कि हाँ ये पेट सिपाही होगा। और उससे मेरे मुकदमा भरने से दो चीज़ें हुई। एक कि मैं अपना पक्ष रखूंगा न्यायालय के सामने, न्यायालय को उचित लगेगा तो उनको दंड मिलेगा। और मैं आज आपके पॉडकास्ट में कह के जाने वाला हूँ कि मधुकेश्वर बुआ साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करते हुए मुझसे माफ़ी मांगेगी कि भतीजे माफ़ कर दे, तो मैं मधुकेश्वर बुआ को माफ़ नहीं करने वाला हूँ। ये जो परंपरा हो गई है कि आरोप लगाएं, कोर्ट पहुंचने पर माफ़ी मांग करके बरी हो जाएं, वो नहीं होने वाला। एक्चुअली मैं मधुकेश्वर को बहुत टाइम से दीदी बोलती थी और मुझे एक्चुअली उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज यू नो एकेडमिक्स में रही हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत प्रोलिफिक राइटिंग हिस्ट्री है उनकी। बट ये बात पे मैं शायद आपसे अग्री करती हूँ कि एक मर्यादा क्रॉस करना मेरे लिए क्वेश्चंस ऑन द कैरेक्टर विदाउट प्रूफ, वो शायद एक मर्यादा है जो किसी को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली उन्होंने एक दूसरे लेडी जर्नलिस्ट के ऊपर जैसे आरोप लगाए हैं कि अगर उनको तिलमिलाहट हो रही है कि वो मोदी जी के बारे में ऐसा कुछ बोल रही है, प्रधानमंत्री के बारे में, तो शायद वो भी कास्टिंग काउच का शिकार रही होंगी। एंड एज अ वुमन इन दिस प्रोफेशन फॉर द पास्ट 10 years मेरे ऊपर भी हर वुमन के ऊपर यू नो कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, क्योंकि वो शायद ईजीएस्ट तरीका होता है एक लेडी को चुप कराने का। तो अगर वो दूसरों के ऊपर इस तरह से आरोप लगा सकती है तो शायद उनको ये भी अधिकार नहीं बनता कि वो दूसरों से ये प्रश्न पूछे कि उनके यासीन मलिक के साथ क्या संबंध थे, वो उनको वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो आई थिंक कैरेक्टर असैसिनेशन इज़ अ रेड लाइन दैट शुड नॉट बी क्रॉस्ड। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा कई लोगों के साथ होता है जिनको आप पहले रिस्पेक्ट करते थे और समहाउ उनके व्यवहार से एक पॉइंट आता है जब रिस्पेक्ट वो खो देते हैं। एंड आई थिंक मधुकेश्वर जी इज़ सैडली एट दैट पॉइंट। आपने अभी उनका जो बारे में कहा कि बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, महिलाओं के लिए बहुत खड़ी होती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मधु बुआ से कि उनको उन महिलाओं, उन बहनों की याद क्यों नहीं आई जिनका यासीन मलिक ने कश्मीर में बलात्कार किया था? उनको अपने उन भाइयों की याद क्यों नहीं आई जिनको यासीन मलिक ने मारा था? यासीन मलिक का साथ जिसका संबंध होगा उसका भारत के साथ तो संबंध नहीं होना चाहिए। फॉर द रिकॉर्ड मधुकेश्वर बोलती हैं कि वो पहले भटकी हुई थी, वो गांधीयन प्रिंसिपल्स पे भरोसा करती थी और फिर जैसे जैसे समय बीता उनके व्यूज़ चेंज हो गए टेररिज्म को लेकर या यासीन मलिक को लेकर। उन्होंने कहा और हम मान ले। वाह, कितना महान बात है कि वो जो कहेंगी वो तो साक्षात
किसी देवी का अवतार लेकर के आ रही हैं कि मधु बुआ ने कहा कि कल तक मैं कम्युनिस्ट थी, मैं भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाती थी, और आज से मैं भारत माता की जय जयकार करने लग जाऊंगी, अब मैं भारतीय हूँ, राष्ट्रवादी हूँ। अरे 100 चीज़ें खा के बिल्ली हज को चली हैं? इतना कुकर्म करने के बाद बुआ राष्ट्रवादी हो गई। आप अपने अंदर आत्मा में, मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, नाम नहीं लूँगा मैं आपके पॉडकास्ट में, आपको मैं व्यक्तिगत बता दूँगा। उन्होंने एक सच्चाई बताई थी एक कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कश्मीर की कली की कीमत 5 रुपया। जब यासीन मलिक के कहने पर हजारों लाखों युवा कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के बाहर निकालने में लगे थे, उस दौरान उनकी एक दोस्त थी, उनके पिता ने अपने घर के दरवाजे पर लिख दिया था कि कश्मीर की कली की कीमत 5 रुपया। कोई 5 रुपये लाए, विवाह करा के मेरी बेटी को ले जाए। एक बाप कब ये लिखेगा? इतना अत्याचार करने वाला अत्याचारी राक्षस को दिल्ली में बिठाकर पालने पोसने वाली कभी राष्ट्रवादी हो सकती है क्या? और आज दुनिया भर को ज्ञान दे रही हैं। दुनिया में, पूरे विश्व में अगर कोई सबसे बड़ा अधर्म का काम है तो अपनी मातृभूमि से गद्दारी करने का काम। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसका हो जाएगा? ये माँ हमें अन्न जल वायु देती है, जब वो उसकी नहीं हुई तो किसकी होगी? आप देखेंगे कि इस देश में एक वर्ण संकर है, उसको चलाने वाला एक जॉर्ज सोरस ही है, तो वो कुछ भी आरोप लगाते रहता है, घूम घूम कुछ भी बोलते रहेगा। और आप मुझसे पूछेंगे कि अगर वो कुछ बोलता तो मैं उसके ऊपर कोई शिकायत नहीं दर्ज करता, क्योंकि वो वर्ण संकर है, वो विदेशी ताकतों के साथ खेल रहा है, उसको हम वैसे ही मान के चलते हैं कि ये किसी लायक नहीं है। लेकिन बुआ ने क्या किया, तुरंत इसके पास और कुछ था नहीं बुआ के पास, तो सबसे आसान तरीका होता है किसी के चरित्र का हनन करना। खैर मतलब आपने जो कुछ बोला उस पर मधुकेश्वर भी बोल सकती हैं कि ये सारे गलत इल्ज़ाम है, और जैसे आपने कहा अब तो कोर्ट में है, तो कोर्ट में पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या गलत। अब हम यहाँ पे जज तो नहीं बने हैं, और अगर मधुकेश्वर जी को कभी बात करनी है तो यू आर ऑलवेज ओपन कि उनसे भी कभी आप बुआ को बुलाइएगा। असत्य सत्य का सामना नहीं कर सकता, देशद्रोही देशभक्त का सामना नहीं कर सकता, बुआ कभी भी मेरा सामना नहीं कर सकती। कोर्ट में तो करना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। चलिए वो बिल्कुल कोर्ट में जब होगा तो वो देखेंगे। दूसरा जो आपका पंगा था वो आप पवन खेड़ा के भी पीछे पड़े थे, वो अब पड़े हैं, वो क्या है और क्यों है? उन पे भी केस होना है कोई? पवन खेड़ा के ऊपर तो ऑलरेडी असम सरकार ने केस कर दी। फिर से मैं आता हूँ कि मेरे संस्कार ऐसे है कि हमारी दादी कहती थी, जब दिया बुझना होता है तो उससे पहले भभका आता है, एक बार जरूर भभकेगा। हम सब एक ही तरफ के हैं, अब तो कलकत्ता के, हम दोनों तो इंदम से लगे हुए हैं, तो वो दिया भभकता है। पवन खेड़ा राज्यसभा जाने के लिए इतने व्याकुल, इतने फ्रस्ट्रेटेड के शिकार, जैसे हमारी ये मधु बुआ है वैसे ही वो भी फ्रस्ट्रेटेड के शिकार हुए, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हुए। तो कांग्रेस असम में बहुत बुरी तरीके से परास्त हो रही है, और उस परास्त होने में 2 चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी। पहला चीज़ वायरल हो रहा था कि गौरव गोगोई के पाकिस्तान से संबंध है। उसका असम सरकार ने जांच कराया, SIT रिपोर्ट आ गई है, केंद्र सरकार को डिसीजन लेना है, वो लेंगे। और आज तक गौरव गोगोई ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं गया हूँ। नहीं, उन्होंने तो इनफैक्ट एडमिट किया था इन अ पॉडकास्ट कि वो गए थे एंड विदाउट रिक्वायर्ड परमिशन। आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ गौरव गोगोई जी से, बहुत छोटा सा प्रश्न है, कि उनको वहाँ पे यूनिवर्सिटी थी अपनी, वो देखने गए थे, बता रहे हैं, रावलपिंडी में तक्षशिला देखने गए थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और आप लोग भी पूछिएगा, क्या बिहार में नालंदा जाके देखें? तक्षशिला देखने रावलपिंडी गए,
और नालंदा देखने वो बिहार नहीं गए। तो प्रश्न खड़ा होता है ना कि वो रावलपिंडी में सचमुच तक्षशिला देखने गए थे कि कालनेमी रूप बना रहे हैं। तो अब वो बहुत बुरी तरीके से जब चुनाव हार रहे थे तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर तो नाना प्रकार के तथ्यात्मक सबूत हैं। इन तथ्यों से कांग्रेस के लोगों का, खासतौर पे कांग्रेस के वर्कर्स का और आम असमिया मानुष का भटकाव कैसे किया जाए, उसको किस तरीके से बदला जाए। जैसे सेम डॉक्टर हेमंतो विश्व शर्मा जी के ऊपर इसके पास कोई आरोप नहीं थे। डॉक्टर हेमंतो विश्व शर्मा ने 5 साल में विकास नहीं किया, इनका इसके ऊपर कोई वो नहीं था। असम का सर्वांगीण विकास हुआ, हर प्रकार का विकास हुआ, इसलिए ये उस पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पा रहे थे। तब प्रश्न कहाँ खड़ा किए? फिर नकली दस्तावेज के आधार पर उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाया कि साथ 3-3 पासपोर्ट है। तो इन लोगों ने एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट को ले करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हम लोग भी जैसे ही देखे कि भाई ये क्या है, ये कैसा आरोप है। फिर एक कॉमन भारतीय नागरिक होने के नाते मैंने प्रश्न किया कि कोई 3-3 पासपोर्ट कैसे हो सकते, क्या ये सच है क्या? तो सब सच्चाई बाहर आ गई। जब बाहर आ गई तो पवन खेड़ा क्या किए, वो गुवाहाटी में थे और गुवाहाटी में चिल्ला चिल्ला करे थे, हिम्मत है तो दिखाओ, हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट करके दिखाओ, हिम्मत है तो पुलिस केस में 48 घंटा क्यों लगा रहे हो, 24 घंटा क्यों लगा रहे हो, तुरंत करो, मैं गुवाहाटी बैठा हूँ। जैसे FIR दर्ज हुआ तैसे ही तेलंगाना याद आया उनको। अब मैं भी आपको बता रहा हूँ, अगर पवन खेड़ा जी तक बात पहुँचे तो पवन खेड़ा जी के जल बोर्ड के कांड को लेकर के बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। अच्छा, लेकिन मेरे जो डॉक्यूमेंट होंगे, मैं इसलिए इतने थोड़ा समय ले रहा हूँ। शीला दीक्षित सरकार के या किस वक्त की? शीला दीक्षित जी के सरकार के टाइम पे शीला दीक्षित जी ने बहुत सारे विकासात्मक काम दिल्ली में जब किए थे, तो उस विकास की गंगा में ये जो खेड़ा है पवन पेड़ा, इसने बहुत सारे कांड किए हुए। अच्छा, वो सारे कांडों को लेकर के 5 दिन 10 दिन में मैं विथ डॉक्यूमेंट के साथ अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि खेड़ा बाबू फिर वहीं आ जाते हैं कि चोर को सब चोर नजर आता है, तो कांग्रेसी जन्मजात चोर होते हैं। एक कांग्रेसी की जो पहचान है, आपको कहीं भी कांग्रेसी दिख जाए तो 3 गुण उसको कॉमन मिलेंगे। पहला गुण चोर होगा, दूसरा गुण गुलाम होगा, तीसरा गुण चमचागिरी में माहिर होगा। ये 3 गुण देखते ही आप समझ जाइएगा कि ये तो कांग्रेसी है। और वो कांग्रेस, जिस कांग्रेस का भारत की स्वतंत्रता समर में बहुत बड़ा योगदान रहा, उस कांग्रेस का आज ही हाल देखिए। एक्चुअली एक स्वतंत्रता की लड़ाई और लड़ने की जरूरत है कांग्रेस को, गांधी परिवार के खिलाफ, दोनों वर्ण संकरों के खिलाफ। दूसरा कौन है? अच्छा, दोनों भाई बहन? दोनों भाई बहन। बच्ची एक्चुअली बंटी बबली तो ये है, यहाँ भी खेड़ा से गलती हो गई। बंटी बबली को लेकर के मैं 5 साल से ट्वीट करता हूँ कि एक बंटी है एक बबली है, दोनों की क्वालिटी क्या है। जहाँ जहाँ चुनाव आएगा बबली जो है, अब ऐसे आप देखेंगे दूसरा परिधानों में घूमती हुई नजर आएगी, लेकिन बाद में जब चुनाव होगा तो बबली जो है साड़ी पहन लेगी, टीका लगा लेगी, गले में रुद्राक्ष का माला पहन लेगी और इंदिरा गांधी जैसा दिखने का प्रयास करेगी। अब बंटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो लोग खुद बेल पे है, बंटी खुद बेल पे है और चिल्लाता क्या है कि मैं सरकार बनते ही हेमंतो विश्व शर्मा को जेल में डाल दूंगा। अरे बाबा, पहले खुद बेल है, पहले खुद बेल पे से तू प्रॉपर एकदम से बेल से मुक्त हो जा, उस मुकदमे से मुक्त हो जाओ। कल ही डॉक्टर हेमंतो विश्व शर्मा जी ने कहा कि मैं अपना पासपोर्ट, अपनी पत्नी पासपोर्ट दिखाऊंगा। राहुल गांधी दिखाएंगे क्या अपना पासपोर्ट? राहुल गांधी क्या ये प्रूव कर सकते हो कि भारतीय नागरिक है? उनके ऊपर तो प्रश्न बहुत सारे चल ही रहे हैं। आपने जब राहुल गांधी को लेके और प्रियंका के लिए भी
जो वर्णशंकर शब्द यूज़ किया, उसके वहाँ से मैं एक्चुअली एक बात उठाना चाहता हूँ कि कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि ये तो जातिवादी मानसिकता आप दिखा रहे हो, वर्णशंकर को इस तरह यूज़ क्यों कर रहे हो। ब्राह्मण आपने अपने आप को पहले बोला, प्राउड ब्राह्मण हैं आप। और साथ ही मतलब आयरॉनिक या ट्रेजिडी ये है कि आपका हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट था, उसमें फिर आपने यूजीसी पे कुछ कहा था, तब आपको एंटी अपर कास्ट उसमें काफ़ी कुछ कहा गया। तो क्या है, आप प्राउड ब्राह्मण हैं, ये पहले तो वर्णशंकर आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, क्या आप वर्ण व्यवस्था या इन सब चीज़ों को मतलब उसमें आपका कोई अगर पक्ष हो, और जो यूजीसी में आपके पीछे कई लोग पड़े थे कि आपने यही चीज़ सोरोस वगैरह वाली बात आई थिंक उस पॉडकास्ट में भी बोली थी, तो काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आए थे आप। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले तो वर्णशंकर बता देता हूँ, जो हर एक नागरिक को पता होना चाहिए वर्णशंकर है क्या। ठीक है। खास तौर पे सनातनी। आप महाभारत पढ़िए, महाभारत में एक जगह आता है कि साहब जब अधर्म की पराकाष्ठा हो जाती है तो क्या होता है। तो जब अधर्म की पराकाष्ठा होती है तो उस कुल में वर्णशंकर पैदा होते हैं, और पूरे विश्व में वर्णशंकर का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिल सकता। पर आम समझ में लोगों को ये लगता है कि कोई भी इंटरकास्ट मैरिज से पैदा हुआ, नहीं, वो नहीं। उसको वर्णशंकर का अर्थ है 4 अधर्मियों का रक्त जब मिलेगा, अच्छा, तब एक वर्णशंकर पैदा होता है। तो आपको इंटरकास्ट मैरिज से आप उसको नहीं जाती, बिल्कुल नहीं। ये जो है, अब आप देखिए राहुल गांधी जी की मम्मी की जात का धर्म क्या है? क्रिश्चियन ही है। हाँ। राहुल गांधी जी के दादा का धर्म क्या? पारसी। पारसी। उसके बाद जो है राहुल गांधी जी के परदादा, परनाना, वो तो पंडित थे, वो भी कृष्ण चिन्ह है, पंडित थे कि कुछ और थे कि कुछ और थे। चलो आप कह रहे हो तो पंडित ही मान ले, हम सनातनी मान लेते, जब उनको सनातनी होने पे कभी गर्व नहीं। हाँ, वो तो सच वो बात। कहते थे कि मैं जो है दुर्भाग्य से हिंदू हूँ। तो जो दुर्भाग्य से था तो उसको तो मैं हिंदू समाज का व्यक्ति हूँ, लात मार के निकाल दिया, मुसलमान बना दिया। ठीक है। उनकी अंतिम संस्कार में वो अंतिम संस्कार हुआ था, वो जो है जो बचा हुआ उसको भी पूरे भारत में डाला गया। तो लेकिन अगर मुझे एक गलती सुधारने का मौका मिले तो जो व्यक्ति मेरे धर्म को कहे कि मैं दुर्भाग्य से उस धर्म में जन्म लिया हूँ, तो मेरा पहला धर्म है कि उसकी दुर्भाग्य को भाग्य में बदल दे। तो उसका दुर्भाग्य था या दुर्भाग्य सनातन का था कि ऐसा कलंकित व्यक्ति हमारे धर्म में पैदा हुआ। तो मैं उस गलती को सुधारते हुए उसका खतना करके उसका मकबरा बनाता। ओके। ठीक है। तो ये इस प्रकार से कई धर्मों का मिला हुआ मिश्रित जो बीज है उसको आप उसका, मैं नहीं कहता, धर्म कह रहा है। ओके। धर्म कह रहा है कि वो वर्णशंकर है। तो बंटी और बबली दोनों वर्णशंकर हैं। अब वर्णशंकरों ने क्या किया, जो जिसका डीएनए ही वर्णशंकर वाला रहेगा उसको ना मातृभूमि से मतलब है ना धर्म से मतलब है। कभी आप देखे होंगे सावरकर जी ने कहा था, क्या दूरदृष्टि थी, कहा था अरे एक दिन देखना ये कांग्रेसी अपने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के आएंगे। आप देखे होंगे जब राजीव गांधी जी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो ये जो वर्णशंकर था वो जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहना था। एक घटना। दूसरी घटना, केदारनाथ जी गया, वहां अपना गोत्र बताया, दत्तात्रेय गोत्र का मैं कौल ब्राह्मण हूं। अच्छा, अब आप देखिए बबली और बंटी कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। उधर जाके कहता है मैं कौल ब्राह्मण गोत्र का ब्राह्मण व्यक्ति हूं, और इधर जो है उसकी बहन कहती है, हरियाणा की कुछ महिलाओं को बुलाती है कि चूंकि हम लोग जो है कश्मीर के ब्राह्मण हैं इसलिए हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और भाई लालू प्रसाद यादव के घर जा करके लालू प्रसाद यादव मटन या चिकन बहुत बढ़िया बनाते हैं, वहाँ वो बनाता है और कहता है कि आप मुझे पैक करके भी दो, मैं अपनी वर्णशंकरी बबली के लिए लेके जाऊंगा।
ऐसा तुम नहीं कहा था। मतलब वर्ड शंकरी नहीं कहा ना, वो तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब वो तो कहा था मैं प्रियंका के लिए लेके जाऊंगा, लेकिन प्रियंका तो वास्तविकता में तो बबली है, यूजीसी पे ही सोरस। अब सोरस के पालतू वर्ण शंकर ने क्या किया, भारत में घूम घूम के एक्सरे, ये जाति का एक्सरे करूंगा, ये करूंगा, क्योंकि उसको कुछ वर्ण शंकर है तो बुद्धि है नहीं, तो इधर उधर सनातनियों को बांटने का काम कर रहा था। अब उस सनातनियों के बांटने के काम में इसको कोई सफलता नहीं मिली। मैं आपको बताऊं, ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी थे, सब कुछ था। अब मैं एक बात कहता हूँ कि हम सब लोग मनुष्य हैं, ठीक है। जब हम मनुष्य हैं तो हमसे गलती होने की संभावना है। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार में 100 निर्णय हुए, 10 निर्णय हुए, 50 निर्णय, सभी निर्णय सही सी साबित हों ये कोई ज़रूरी नहीं। बिल्कुल राइट। 10 निर्णय लिए, 8 निर्णय बहुत अच्छे हुए, 1-2 निर्णय खराब भी हो सकता है। तो जब कोई ऐसा वाक्य आया, यही मैंने उस पॉडकास्ट में कि ऐसा कोई वाक्य आया तो हमको थोड़ा सा संयम वर्त करके इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी तो उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं जो आज से नहीं 1925 से समता मूलक समाज के निर्माण में लगा हुआ है कि सभी हम सम हैं, जाति भेदभाव मिटाना है। मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया तो विद्यार्थी परिषद में भी यही था कि भाई हमको जो है, एक जगह मुझसे किसी ने पूछा था जब ओबीसी आरक्षण का विषय चल रहा था कि भाई ये ओबीसी आरक्षण आ रहा है, ये है वो है, तो क्या है। तो मैंने कहा भाई हम लोग विवेकानंद जी को मानते हैं। विवेकानंद जी ने इसका बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर धातुओं में आपस में लड़ाई हो जाए तो जिस धातु को आप श्रेष्ठ मानते हो सभी धातुओं को उस श्रेष्ठ धातु में बदल लो, तो समस्या ही खत्म हो गई। उसी प्रकार से अगर जाति को लेकर के समस्या आ रही है कि भाई बहुत समस्या है, ये है, तो हमको आपस में ना बंटते हुए हम सब सनातनी बन जाए, हम सब सनातनी बन जाए, हम सब क्षत्रिय बन जाए, हम सब ब्राह्मण बन जाए, हम सब वैश्य बन जाए, या हम सब जो है सर्विस क्लास बन जाए, यही हो सकता है। तो जो यूजीसी पर एक मैं ये मानता हूं कि कुछ ऐसा आया जिसको समझने की आवश्यकता थी कि एक्चुअली सरकार का रुख क्या है। वो बिल आया नहीं पार्लियामेंट में, हाँ बिल तो नहीं, गाइडलाइंस थी ऐसे भी, हाँ गाइडलाइंस था। पार्लियामेंट में आता तो उस पर चर्चा होती, बात होती। अब आप एक बताइए राहुल जी, वो बिल नहीं आया, वो कानून नहीं आया, वो गाइडलाइन था। प्रधानमंत्री जी ने उस कानून को गाइडलाइन को देखा क्या? कौन कह सकता है प्रधानमंत्री जी ने देखा? कौन कह सकता है कि देश के गृह मंत्री जी ने देखा? हो सकता है ये निकल के चला गया हो ऐसे। तो हमको संयमित हो करके सरकार के ऊपर भरोसा रखना। जिस व्यक्ति ने हमें राम मंदिर दिया, जिस व्यक्ति ने धारा 370 समाप्त किया, जिस व्यक्ति ने देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष से अधिक हो गए, उस 75 वर्ष की अधिक समय सीमा में किसी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। कहा मैंने, मैं अपने घर की बात बताता हूँ। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, 7 साल मान के लीजिए कि घर में टॉयलेट नहीं था। नहीं बिल्कुल, ये सारे काम मोदी सरकार ने जो मैं उस पर एक प्रश्न इस पर ले आऊँ कि मोदी जी के आप भाव को देखिए कि वो कितने भाव से आपके एक एक दर्द को समझते हैं। तो वो इस दर्द को भी समझते होंगे, वो इस दर्द को भी समझते हैं कि घर में जो है एक माँ है जो धुआं से, लकड़ी से खाना बनाती है, उसके आँख में धुआं जाता, कितनी समस्याएं आती होगी। उसका समाधान तक उन्होंने देश को बहुत पहले लोगों को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। ये नया भारत का निर्माण, एक एक चीज़ का निर्माण मोदी जी कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी भारत को जातियों में बांटने का काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और मैं उनका सिपाही हूँ, मैं पूरी ताकत के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी सनातनियों को बांटने का काम नहीं करेंगे। मोदी जी तो सनातनियों को एक करने का काम करेंगे। मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ।
2014 से पहले आप उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, यहाँ की जो राजनीति थी वो जाति आधारित राजनीति थी। मोदी जी जब 14 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने भटक भटक करके इस पूरे धरा पर इस राष्ट्र का निर्माण किया, उसी तरीके से मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी जी ने पूरे भारत में घूम घूम करके सारे सनातनियों को एक किया, जाति का भेद मिटा करके सनातनी बने और भारतीय जनता पार्टी 285 से अधिक सीट जीत करके आई। क्या वो लोग भारत को जातियों में बांटने का काम करेंगे? आप ये बताइए, बट करके कट करके हम लोग तो कमजोरी होंगे ना। अब कौन कमजोर राष्ट्र देखना चाहता है? नहीं, ये डिबेट तो खैर चलती ही रहेगी, उस पर तो खैर एक अलग पॉडकास्ट भी हो जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ लोगों को वास्तविकता में दर्द हुआ। हाँ, ये मैं कह रहा, कौन जातिवाद फैल रहा है या नहीं, क्या मोदी सरकार या संघ की भी नीतियों के कारण क्या जातिवाद में कुछ बढ़ावा आया है नहीं, ये एक अलग विषय है, उस पर डिबेट हो सकती है। और संघ, मुझे नहीं लगता, कम से कम संघ तो कभी डिबेट या इन सब चीज़ों से भागा है। जो मेरा सवाल था खास करके पॉडकास्ट को लेके कि आपके मुंह से शायद ऐसा निकल गया या आप सच में ऐसा मान के चलते हैं कि जो भी यूजीसी के विरोध में मुखर हैं सबको सोरोस से फंड आया है, ऐसा तो कहना तो गलत होगा। मैं भी मानता हूँ गाइडलाइन गलत है, जिसने बनाया गलती किया, और गलती करना मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, हो सकती है गलती, और उसको सुधार करना भी एक प्रवृत्ति है। मुझे लगा कि वो गाइडलाइन ठीक नहीं है, मैं अभी आपके पॉडकास्ट में कह रहा हूँ गाइडलाइन ठीक नहीं था। अब उस गाइडलाइन को ठीक नहीं था तो कुछ लोग पीड़ा में थे। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, बिल्कुल मेरे परिवार के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, क्या चाहते हो। बहुत सारे लोगों को दर्द था, लेकिन उस दर्द को, आपको पता है कि मुझे बुखार हुआ है तो मुझे दवाई खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, और डॉक्टर के पास आप जाते हैं पूरे विश्वास के साथ जाते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री पूरे भारत के डॉक्टर हैं, सबका ख्याल रखते हैं, तो गलत तो नहीं होने देंगे। यहाँ क्या हुआ, कुछ लोगों की पीड़ा थी और कुछ लोगों को एक जो है आपदा में अवसर नजर आया कि भाई ये एक गलती हुई है, इसी को भुना लेते हैं तो हम जो है बहुत कुछ कर लेंगे। और कुछ लोगों को उसमें पैसे कमाने का भी अवसर आया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिन रात एक ही काम है, पॉडकास्ट करेंगे, लाइव आएंगे, नीचे लिखा रहेगा पेटीएम नंबर, ये नंबर, वो नंबर, मदद करिए, हेल्प करिए, सपोर्ट कीजिए, दूसरों को रोस्ट करते हैं। उनसे आप एक प्रश्न पूछ लीजिए तो ब्लॉक करके भाग जाते हैं। आप ही के प्रोडक्ट हैं। हाँ, आप ही के प्रोडक्ट हैं। इस आंदोलन में ये जो यूजीसी का झूठा मूठा एक माहौल बनाने वाला आंदोलन था, इस आंदोलन झूठा मूठा माहौल तो कैसे नहीं कह सकते ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पीड़ा, मैं आप उस बात को भी देखिए ना, मैंने कहा पीड़ा थी और पीड़ा होना जायज है, लेकिन पीड़ा को प्रकट करने के लिए ये समाज, मैं आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने और कायस्थों ने इस राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनकी भूमिका को कोई कमतर नहीं कर सकता। परंतु ये जो समाज है, ये उबाल खा करके तुरंत तोड़ फोड़ पे उतर आए, ऐसा समाज नहीं है। ऐसे लोग, कुछ लोग थे जो इस पे जैसे होता है थोड़ा बहुत आग देखे तो तुरंत डीजल पेट्रोल लेके भागते कि डाल दूं तो थोड़ा गर्म माहौल हो जाए, मैं नेता बन जाऊं। मधुकेश्वर जी अब चुनाव लड़ने के लिए जो कर रही हैं, उसी प्रकार से वो पॉडकास्टर भी जो है, ऐसे कुछ लोग जो हैं जो ट्विटर पे एक्टिव हैं, समाज, राष्ट्र की जमीन क्या कोई जिनके पास हकीकत की जानकारी नहीं है, जो रोज़ शाम को बैठते हैं और अपना कार्यक्रम ख़त्म होने तक 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का जुगाड़ कर लेते हैं। उनके लिए अवसर था ये। हम सब के लिए ये मातृभूमि, अगर हम माँ मानते हैं तो इस मातृभूमि में कहीं भी कोई भी दुखी, द्रवित, शोषित है तो वह हमारी जिम्मेदारी है, हमको उसके साथ कंधा मिला करके एक रहना है। जब पूरे विश्व में एक माहौल बन रहा है युद्ध का, वैसे में इस राष्ट्र का एक होना बेहद ज़रूरी है।
और यह राष्ट्र अपने प्रधानमंत्री के साथ बड़ी ताकत के साथ खड़ा होकर दिखना भी बहुत ज़रूरी है। गलती हुई तो उसको सुधार भी किया जाएगा। कोर्ट ने कमेटी बनाया था, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, मामला खत्म। सरकार का कोई लेना देना नहीं था, कोर्ट ने किया, कोर्ट ने खत्म किया, स्टे लगा दिया, कोर्ट में मामला है। लेकिन कुछ लोग उसी को मौसर बनाए और दिन रात विष वमन करते रहना। उनको अपने नागरिक अधिकार का कोई कीमत नहीं है। मेरी जिम्मेदारी क्या है इस राष्ट्र के लिए। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि इस देश की जो सरकार है और इस देश की सरकार में जो लोग चलाने वाले लोग हैं वो किस विचारधारा के हैं, वो किस सोच के लोग हैं, वो कैसे तप करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वो एक एसी का पॉडकास्ट वाला कमरा में बैठ करके हिंदुत्व का भाषण दे करके यहाँ तक नहीं पहुँचे, हिंदुत्व के लिए जिए हैं। और जो आपके पौध हैं, जो आप वाली पौध है, वो पौध कभी आज तक आप मुझे बता दीजिए किसी सनातनी आंदोलन का हिस्सा रहा है क्या? क्या कभी भी सनातन के दर्द को समझा है क्या? क्या कभी भी संघ की दिन रात मोहन भागवत जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते रहना? अरे तुम उनके पद के रज के बराबर नहीं हो। जिस संस्था के वो प्रमुख हैं, उस संस्था का एक अंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और जब मैं परिषद में था तो परिषद की एक गीत है, उस गीत का एक लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ। माँ की पूजा करते करते मस्ती का मद छाने लगता, कण कण गाता है गान मचल, मेरा मन भी गाने लगता। भूखे नंगे अज्ञानी हैं, भूखे नंगे अज्ञानी हैं, जब तक अगणित बांधव मेरे, माँ मैं कैसे सुख उपभोग करूं, चुभते मन में कंटक मेरे। हम इस विचारधारा को लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। खैर, मतलब मैं इतना क्लैरिफाई करना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि भाई हम किसी को पौधे वगैरह ऐसा नहीं देखते, न मेरे में ऐसा अहम है न वहम है कि हमने किसी को पैदा किया है या हमने कोई बीज लगाया और वो पौध हो गया। हर इंसान अपनी काबिलियत, अपने क्षमता के हिसाब से वो पा लेता है उसको जो पाना होता है। मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं तो बीमारी, लोगों को मैं बीमारी के लक्षण बता रहा हूँ। वो टीबी भी हो सकता है, बीमारी भी कहना ठीक नहीं होगा, कैंसर भी हो सकता है। जो समाज को बांटे वो कैंसर है, जो राष्ट्र को बांटने का काम करे वो कैंसर है। अगर मधुकेश्वर जी अलगाववादियों का साथ दे रही थी, अगर वो राष्ट्रद्रोही हैं, तो भारत में जो राहुल गांधी एक्सरे करते हुए घूम रहे हैं, भारत को जातियों में बांटना करना चाहते हैं, अगर वो देशद्रोही हैं, तो ये जो पॉडकास्टर है जो केवल अन्य जातियों को बैठ करके गाली देने का काम करता है, दूसरी जाति को नीली कबूतर कहना, ये कहना वो कहना, आपस में लड़ाई कराने का काम करना, वो भी देशद्रोही है। मैं 100% उससे अग्री नहीं कर सकता, ये आप इस स्टेटमेंट से मैं उनसे 100% अग्री कर सकता हूँ। हर इंसान को वो अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट करने की सहूलियत, फैसिलिटी और राइट्स होना चाहिए विदाउट कंप्लीटली बीइंग ब्रांडेड इन वन वे। तो उनको अधिकार है बोलने का, तो मुझे ही बोलने का अधिकार है। मैं भी कह रहा हूँ, मैं खुलेआम 3 बार बोला कि मैं इस यूजीसी गाइडलाइन को गलत मानता हूँ, ये ठीक नहीं है, ये अनुचित है। लेकिन उसको ठीक करने का तरीका वायलेंस भी हो सकता है। उसको ठीक करने का हम आपस में एक दूसरे को समझें और समझाएं कि भाई ये गलती हो गई है, इसको कन्फ्यूज़न है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है। आप उसके लिए जो है लोगों को भड़काने का काम ना करके आप ये कह सकते थे कि भाई देखो, मैं भी इस समाज का अंग हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं भी कई लोगों के संपर्क में हूँ, राहुल जी के संपर्क में, राहुल जी के संपर्क मतलब सरकार के संपर्क में। अरे ये क्या मतलब कुछ आप तो मतलब इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन है कि नहीं? मेरे पॉडकास्ट में मेरी आप राहुल जी इसको माने चाहे ना माने, आपके ग्रुप को कांग्रेस क्या कहती है, राष्ट्रवादी कहती है नहीं कहती है? हाँ, वो तो राइट विंगर कहती है। उनके हिसाब से तो हम बीजेपी ऑफिस से ही ऑपरेट करते हैं और बीजेपी की ही सरकार है देश में। तो मैं भी कह रहा हूँ, उनके आरोपों को कह रहा हूँ, भाई पत्रकार के सब जगह संपर्क होते हैं, सबसे मिलना जुलना, सरकार से भी 4 राय आती है, 4 राय आप भी देते होंगे। तो वो पॉडकास्टर सीधे राहुल जी को फोन करता और अपनी चिंता व्यक्त करता
पर सबके काम करने के, एक्सप्रेस करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। सबसे एक ही तरीके अपेक्षा करना भी देश ठीक नहीं। सब चल रहा हो राहुल जी, तो उसमें पानी डाला जाता है, घी नहीं डाला जाता। देश पर किसी को उस तो समय की परिस्थितियों को आप देखिए, उस समय की परिस्थितियों को आप देखिए। चलिए पॉडकास्टर जी को अलग रखते हैं, पर बात तो ये है ही कि अपर कास्ट के लिए आवाज़ उठाने वाले कई लोग हैं। उसमें ठीक है, आपका अपना मत है कि जो अग्रेसिव हैं वो आपको लग रहा है कि वो देश जलाने का काम कर रहे हैं। वहाँ मेरी थोड़ी अलग हो सकती है कि अगर दुख है, वो एक मीम भी है कि दुख हुआ है बोलने दो। हाँ। तो एक्सप्रेस करने के लिए तो हर किसी को मैं यूं कह दूं कि वो देश में आग लगा रहा है, उससे आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ। लेकिन जो सवाल था मेरा कि अब जैसे आपने भी कहा कि ब्राह्मण है, अब एक सेक्शन है अपर कास्ट में जिसमें अब ऐसा लगने लगा है कि हमारी तो बात कहीं सुनी ही नहीं जा रही है। आप खुद ब्राह्मण हैं, आप मुझे लगता है शायद चुनाव वगैरह भी लड़ना चाहते होंगे। तो ये जो एक मानसिकता, डिफीटिस्ट मानसिकता, भी दो तरीके की मानसिकता अपर कास्ट में घुस गई है। एक बिल्कुल डिफीटिस्ट कि हमारा तो न बीजेपी है न कांग्रेस है, तो करना क्या यार, अपने लिए कमाओ, फैमिली के लिए कमाओ और कुछ नहीं करना, पॉलिटिक्स में कुछ रखा ही नहीं है। दूसरा बिल्कुल एक्सट्रीम में कि नहीं हम तो एक अलग पार्टी ही बना लेंगे वगैरह वगैरह। तो ये दोनों जो मानसिकता है डिफीटिस्ट वाले से मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा, और शायद वही सवाल एक रहेगा कि चूँकि आप पॉलिटिक्स में भी हैं और एक ब्राह्मण हैं, तो आप ऐसे जो मानसिकता रखे हैं या ऐसे जिनमें भावना आ गई है कि अपर कास्ट के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, और पीड़ा के वजह से ऐसी भावना तो उनको क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2024 का जब चुनाव चल रहा था तो मैं देवरिया गया और देवरिया में करीब 1000 बच्चों का कार्यक्रम किया, और उस कार्यक्रम में मैंने एक नारा दिया कि मेरी जाति युवा जाति। उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें और भी जातियों के लोग थे। सब ने, किसी ने ये नहीं कहा नहीं 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 मेरी जाति ब्राह्मण है, नहीं नहीं मेरी जाति दलित है, नहीं नहीं मेरी जाति वैश्य है, किसी ने नहीं कहा। सब ने एक सुर में कहा कि मेरी जाति युवा जाति। ज़्यादा देख की बात नहीं, वो मेरे आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। अभी 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश के बस्ती में मैंने करीब 1000 महिलाओं का कार्यक्रम किया। उस महिलाओं के कार्यक्रम में मैंने नारा दिया मेरी जाति नारी जाति। सभी महिलाओं ने एक स्वर में कहा मेरी जाति नारी जाति। सारी महिलाओं ने कहा भगवान श्यावर रामचंद्र की जय। तो जो प्रधानमंत्री जी ने, आप यही अंतर कर लीजिए, जिस प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया हो कि हमारी केवल 4 जाति है, नारी, युवा, किसान, गरीब, यही 4 जाति थी, इसी आधार पे हम भारत में काम करना चाहिए। जो व्यक्ति ने ये आपको राह दिखाया हो वो तो फिर आपस में लड़ाने का काम नहीं करेंगे। नहीं, मैं मोदी जी की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं उसी यूजीसी से जोड़ रहा हूँ। नहीं, यूजीसी भी अभी थोड़े, क्योंकि कहीं से कहीं उधर बात चली जाती है, तो मैं तो जनरल जो पॉलिटिकल माहौल है, क्योंकि उसमें आप जाति को इग्नोर कर नहीं सकते, तो मैं एज ए ब्राह्मण पॉलिटिशियन या बडिंग पॉलिटिशियन, अपकमिंग पॉलिटिशियन जो बोल लूँ आपको, उस हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने एक अपने जीवन में मंत्र लिया है, उस मंत्र का नाम है राजनीति का अध्यात्म की। तो आज आप देखेंगे, आप किसी से पूछेंगे कि नेता, तो ये आजकल का जो युवा वर्ग है वो नेता से को हे दृष्टि से देखता है। बिल्कुल, वो सोचता है ये नेता है तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है, इसको वोट चाहिए, ये बेईमानी करता है, भ्रष्टाचारी है, लोगों को आपस में लड़ाने का काम करता है, ऐसा भाव आ दिल। जबकि ऐसा नहीं था। नेता, अगर नेता शब्द खराब होता तो हम सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की उपाधि नहीं देते। निश्चित तौर पर कांग्रेस के शासनकाल में नेताओं का चाल चलन चरित्र में इतना गिरावट आ गया कि आज का युवा वर्ग नेता को अच्छे भाव से निकले। तो मैंने एक अपना निकाला कि भाई हमको समाज राष्ट्र को बदलना है, कमियां आ गई हैं तो उसको सुधार करना है। तो वो कैसे हो सकता है? हमें फिर से उस नेता शब्द को पवित्रता के भाव में लाना है। तो वो कैसे होगा? जब मैं प्रत्येक मनुष्य में अपना देखूंगा। जैसे मैंने कहा, राजनीति मेरे लिए आध्यात्म है, राजनीति मेरे लिए ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन है।
तो जब मैं उस भाव से काम करूँगा तो निश्चित तौर पर जब मैं ऐसा पहल और प्रयास करूँगा तो समाज में, मैं ब्राह्मण हूँ या मैं वैश्य हूँ उसका, या मैं दलित समाज से आता हूँ, उसका कोई स्थान नहीं रह जाएगा। आप अपने कर्म से पहचाने जाएंगे कि नहीं ये समाज के लिए अच्छा काम करने वाला है। ये उदाहरण के लिए मैं बस्ती में काम कर रहा हूँ, तो मैं बस्ती में क्या किया, अभी हाल ही में मैंने जो है वहाँ पे राम जी का पेड़ा बनाना शुरू किया। अब पवन खेड़ा वाला तो बाद में लाइएगा, वो भी पेड़ा बनेगा ही बनेगा, लेकिन राम जी का पेड़ा बना। और मैंने तय किया कि मेरा ज़िला एकदम से भगवान राम की जो जन्मस्थली उससे सटा हुआ ज़िला है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, बहुत गरीब ज़िला है, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ किया राम आधारित अर्थव्यवस्था खड़ा करना। तो राम आधारित अर्थव्यवस्था कैसे कि भाई दुनिया भर के लोग आते हैं और दुनिया भर के लोगों के मन में ऐसी आकांक्षा है कि मैं अपने राम लला को कुछ अर्पित करूं। तो लोग राम जी को क्या अर्पित करते हैं, पेड़ा अर्पित करते हैं, तुलसी माला अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, यही सब अर्पित करते हैं। तो मेरा जिला लगा हुआ है, मैं ऐसे 100 समूह तैयार करूंगा जो राम जी का पेड़ा बनाएंगे। और राम, जिससे राहुल जी की बेटी का जन्मदिन है, तो राहुल जी के मन में आया कि आज मुझे राम लला जी को 1 किलो पेड़ा चढ़ाना है। हमारे यहाँ एक वेबसाइट है, उस पे जाइए, आप कहिए बस्ती की महिलाएं वो पेड़ा बना रही हैं। और पेड़ा बनाने में भाव कैसा है देखिए, वो राम जी का सोहर गाते हुए पेड़ा बना रही हैं। और तो सोहर भी गाएं, हमारी संस्कृति भी जिंदा रही, हमारा जो है महिलाओं को अर्थ का भी फायदा हो रहा है, आपका आध्यात्मिक भाव भी जिंदा रहा कि आपके मन में भाव था चढ़ाने के लिए और ईश्वर ने साधन दे दिया और वो चीज़ चढ़ गया। उसी तरीके से राम जी का झोला निर्माण, 1000 महिलाएं राम जी का झोला बनाएंगी। ये जो प्लास्टिक रूपी जो राक्षस है, इसको समाप्त करने के लिए एटलीस्ट मैं अपने ज़िले में तो समाप्त कर लूँ कि राम जी का झोला, और हर झोले पे हम एक पंक्ति लिख रहे हैं, वही होगा जो राम को मंजूर होगा। आज आप देख लीजिए, सबसे बड़ी बीमारी जो भारत में उभर रही है डिप्रेशन की, विश्व तो पहले से ही ग्रसित है, भारत भी अब ग्रसित हो रहा है। तो कोई भी डिप्रेशन ग्रसित अगर उस पेड़े उस झोले को देख लेता और उसमें लिखा आता है वही होगा जो राम को मंजूर है, तो थोड़े दिन के लिए तो उसको लगेगा यार मैं बेफालतू का चिंतन में मरे जा रहा हूँ, राम जी अच्छा ही करेंगे, वो वाला भाव। अभी मैं दे सकता हूँ, एक बहुत प्यारी सी बेटिया है, मेरे ख्याल से 10-12 साल की लड़की है, आहुति शुक्ला। उसने कल मुझे एक वीडियो बना के भेजा और उसका संदेश बहुत बढ़िया था। उसने कहा राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्रा। तो उसने कहा कि हमारे चाचा जो मनीष चाचा है, उन्होंने एक नया काम शुरू करने का तय किया है कि 25 मई को वो बस्ती में 2100 महिलाओं को इकट्ठा करके राम जी का सोहर गाते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। अब आप ये सोचो कि जो बस्ती को कोई नहीं जानता था, जिस सोहर को लोग भूल रहे थे, हो सकता है कि नूपुर जी बंगाल में रही हैं तो वो संस्कृति से नहीं जुड़ी हुई हों, लेकिन आप और मैं, हम दोनों लोग उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं कि आप पूर्वांचल से लेकर के बिहार के आखिरी बॉर्डर तक जाएंगे, किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उस मोहल्ले की 7-8-10 महिलाएं इकट्ठा होकर के उस घर में जाकर के सोहर गाती। ये एक हमारे जीवन का एक अंग था, बहुत इम्पोर्टेंट, जो धीरे धीरे करके युवा वर्ग और नई पीढ़ी के लोग भूलते जा रहे हैं। उसको कैसे संरक्षित करना, कैसे, अब जैसे हम ये करेंगे तो एटलीस्ट चाहे 10 लोगों को पता चले कि राम सोहर होता है क्या, ये क्या होता है सोहर, पढ़ेगा जानेगा और उसके अंदर भी भाव जागृत होगा। तो जब भी आप समाज में कुछ अच्छा करेंगे, जब भी आप समाज को साथ लेकर के चलेंगे और समाज के लिए हितकारक, जैसे बस्ती के लिए अच्छा होगा तो वो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा हो गया, उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा होगा तो देश के लिए अच्छा हो गया। तो ये जो टमकन थ्योरी है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ अच्छा करूँ तो पूरे देश का विकास होगा, पूरे देश का अच्छा हो रहा है, तो उस थ्योरी से जब भी आप काम करेंगे, अच्छे भाव से काम करेंगे, जाति शून्य हो जाएगी। आपको मैं 14 का ही उदाहरण दे रहा हूँ। 14 के चुनाव में किसी ने जाति पाति नहीं देखा था, सबने देखा कि कांग्रेस सनातन को ख़त्म कर रही है,
कांग्रेस इस राष्ट्र को ख़त्म कर रही है, कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, कांग्रेस हमारे हितों के साथ खड़ी नहीं होने वाली पार्टी है। इसलिए उनको धर्म की स्थापना के लिए एक धर्मध्वज वाहक मोदी जी नजर आए और मोदी जी को सत्ता में लाने के लिए जाति पाति से ऊपर उठ करके समाज ने कूद दिया। उसी मार्ग पे चलते हुए अगर हम समाज का अच्छा काम करते हैं तो मैं ब्राह्मण हूँ या किसी जाति का हूँ, वो लोगों के लिए मायने नहीं रहता। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कभी बस्ती आइए, मेरे 5000 बहनें हैं। वो 5000 की बहनें कोई नहीं जानता कि ये मेरा भाई ब्राह्मण है या मैं एक किस जाति की है। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया, मैंने अपने बहनों को बोला था मेरे लिए कुछ बना के लाना, तो लोगों को लगता है दिल्ली ही है, थोड़ा लाइमलाइट वाले व्यक्ति होंगे, तो इनके लिए मैं कुछ बना के लेके जाऊंगी, पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा। मैंने एक बहन के हाथ का खाना खाया, वो रोटी और सब्जी लाई थी, आलू और परवल का सब्जी था, मैंने खाया और उस समय उस बहन के चेहरे पर जो भाव था वो मेरे जीवन की पूंजी है कि मैं लाई बना करके और मेरे भाई ने खा लिया। तो वहाँ तो जाति व्यवस्था है ही नहीं ना, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो मेरी बहन किस जाति की है। मैं तो ये जानता हूँ उस बहन की जाति नारी जाति है। तो जब भी एक पंक्ति है, पहल करें हम ही चलो, पहल करें हम ही चलो, लाएं कुछ बदलाव, बिना किए उपचार के कब भरता है घाव। तो जो भी सामाजिक घाव है उसको ख़त्म करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और आपको और हमको ये जानना है कि कोई भी नहीं चाहता कि भारत का उदय हो, भारत आगे बढ़े। हमारे अड़ोसी पड़ोसी विश्व षड्यंत्र कर रहा है। ऐसे में जाति पाति से जब तक ऊपर उठे नहीं उठेगा भारत, तब तक भारत का विकास नहीं। बहुत सारी विदेशी ताकतें भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करना चाहती हैं, और वो हत्या कब होगा? जब नेता शब्द अपवित्र हो जाएगा। तो नेता शब्द को पवित्रता की तरफ मोड़ना, लोग लोकतंत्र में विश्वास रखें, इसलिए मैं राजनीति के आध्यात्मिकीकरण के ऊपर जोर दे रहा हूँ। और मेरा ये एक प्रयोग है, बस्ती में मैं कर रहा हूँ, सफल हो गया तो 2-4 लोग इसको, मैं आपको बताऊँ, मैं आज से 20 साल पहले प्रदोष व्रत करने लगा। तो प्रदोष व्रत करता हूँ तो मैं उसको सोशल मीडिया पे डालता हूँ। तो मेरे बहुत सारे साथियों ने मुझसे कहा कि ये आप जो फोटो डालते हैं ठीक नहीं है, इससे जो है समाज भी लोग सोचता है कि ये धर्म का दिखावा कर रहा है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं खाली हंसा। मौला इसका जवाब मैं आपको 2-3 साल बाद दूंगा। आज से 1 साल पहले वो मेरे घर है, तो मैं बोला कि कल तो मेरा मौन व्रत रहेगा, मैं प्रदोष का व्रत करता हूँ, को पता ही है। अब मैं उसमें मौन व्रत भी रहने लगा। तो बोले रे आपने अच्छा कर लिया, बता दिया, मेरा भी कल प्रदोष है। तो बोला आप कब से? अरे नहीं है, तुम्हारा भक्ति भाव देख करके मैं भी प्रदोष करने लगा। आज मैं राहुल जी आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे प्रदोष को देख देख करके कम से कम हजारों लोग प्रदोष रहना लगे, प्रदोष व्रत क्या होता है वो जानने लगे और वो करने लगे। आप कहेंगे ना पूरा लिस्ट दूंगा, करने लगे। अभी मैं यहाँ आपके पास आ रहा था तो एक मुझे फेसबुक पे मैसेज आया कि भैया मैं 4 साल का था तब से सावरकर जी को पढ़ना, सावरकर जी का मैं फ़ैन, और मैं आपको इसलिए फॉलो करता हूँ कि आप सावरकर जी का बड़ा भाव से उनके विचारों पर चलने का प्रयास करते हैं। आपने एक किताब भी लिखी है। मैंने किताब लिखी है, पद्मज्योति सावरकर। और मैं सोच रहा था कि काफ़ी एक हमारे आपके ही जो है दूरदर्शन के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका घर का घेराव, उनके कार्यालय का घेराव जो है नकली बब्बर शेरों ने किया। अब नकली बब्बर शेर तो समझ ही गए होंगे कौन लोग हैं, तो नकली बब्बर शेरों ने किया। अगर उनको प्रदर्शन करना है तो मैं उनको एक राय देता हूँ, आपका प्रदर्शन एकदम से यूनिक होगा और पूरा भारत उस प्रदर्शन को देखेगा, और आपका जो मरड़ सैया पे चला गया संगठन है हो सकता है जिंदा भी हो जाए उससे। आप क्या कीजिए, अपने जो सबसे बड़े नेता हैं जो वर्णशंकर हैं उनको कहिए कि वीर सावरकर जी काला पानी सजा के दौरान जैसा जीवन जीते थे
वैसा जीवन वो केवल 3 दिन जी ले। जितना दिन जिए हैं सावरकर जी, उसकी कल्पना उनका 7 पुस्त नहीं कर सकता। और इस जन तो जो जिनकी अस्थियां हमने पूरे भारत में बहा दी, जबकि उनके लिए मकबरा बनना चाहिए था, वो तो कभी कर ही नहीं सकते थे। तो सावरकर जी की नाखून को समझेंगे अगर वो 3 दिन उस जीवन को जी लेंगे तो। काला पानी में जैसा सावरकर जी ने जीवन जिया, वैसा ही जीवन वर्णशंकर राहुल गांधी 3 दिन कर ले तो मैं उनका फैन बन जाऊंगा। तो मैं उनके खिलाफ, कोई कुछ बोलेगा तो उसके खिलाफ मैं डिफेमेशन का केस करूंगा, जैसे मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए करता हूं। 3 दिन जी ले खाली, नहीं तो सावरकर जी ने मातृभूमि के लिए जो कविताएं लिखी वही अच्छे से पढ़ लें। मैं अभी उनको अपना किताब भेजने वाला हूँ, जो की साहब वर्णशंकर वो पढ़ने वाला नहीं है, मैं लिखने वाला भी हूँ। तो वर्णशंकर श्री राहुल गांधी उर्फ वर्णशंकर, और मैं भेजने वाला हूँ। हो सकता है आपको 2-4 दिन में उसको ट्विटर पर देखे भी कि मैंने उनको, उनकी माता जी को, उनकी बबली को, उनके जीजा जी को, सबको भेजा है। क्योंकि वो लोग पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। उनके पूरे खानदान ने शुरू से ही देशभक्तों को साइड लाइन करने का काम किया है। जी, आप सावरकर के विचारधारा से कितने प्रेरित हैं वो तो दिख ही रहा है। और शायद इसीलिए आपका जो व्यू है कास्ट को लेकर वो भी इस तरीके का है कि जहाँ, क्योंकि सावरकर भी कास्ट जो आइडेंटिटीज थी। सावरकर जी गांधी जी से पहले, हाँ, सावरकर जी अछूत शब्द जो भी गांधी जी शब्द दलित वलित जो भी उपयोग करते थे उसके समर्थक नहीं। सावरकर जी उनसे पहले, गांधी जी से पहले सावरकर जी ने दलित समाज के बंधुओं को मंदिर में ले जाके दर्शन कराया, मंदिर के अंदर बैठ करके उनके साथ भोजन किया। उन्होंने कहा सभी हिंदू एक हैं। गांधी जी ने तो बहुत बाद में उस सब चीज़ों को शुरू किया। सबसे पहले विदेशी होली भी सावरकर जी ने चलाई, उसको देख करके बाकी लोगों ने जलाना शुरू किया। जिस समय राहुल गांधी मतलब के खानदान के लोग सोच नहीं सकते थे, उस समय सावरकर जी ने उस आयु में संकल्प शक्ति क्या होती है वो संकल्प लिया कि मेरा सब कुछ इस राष्ट्र को अर्पित है। राहुल गांधी की डिग्री मिली नहीं मिली मुझे तो नहीं पता, लेकिन सावरकर जी को जो डिग्री नहीं मिली वो सिर्फ इस कारण से नहीं मिली, और ये देश के लोगों को पता होना चाहिए क्यों नहीं मिली। सावरकर जी ने डिग्री इसलिए नहीं लिया वकालत की, बैरिस्टर की, कि जो है लंदन में उनको उस डिग्री को लेने के लिए क्वीन के प्रति वफादारी का कसम खाना पड़ता। उन्होंने कहा ये क्वीन जो मेरे देश में अत्याचार कर रही है, इसकी वफादारी का कसम खा करके अगर मुझे ये डिग्री मिलता है तो ऐसी हजारों डिग्रियां कुर्बान। आज तक जो डिग्री वहीं रखी है, सावरकर जी ने वो डिग्री नहीं लिया। तो त्याग क्या है, तपस्या क्या है, तेज क्या है, देश के प्रति समर्पण क्या है, ये सावरकर जी से सीखने की ज़रूरत है। ये नकली वर्णशंकर गांधी परिवार से सीखने की आवश्यकता नहीं है। जी, अब बस्ती में आप ये उन्हीं का एक तरीके से जो उन्होंने जिस तरीके का भारत का सपना देखा था उसी को करने में लगा। उसमें एक वीडियो में तो मुस्लिम औरतें जय श्री राम बोल रही हैं, वो भी सावरकर जी का सपना। सावरकर जी है ना। आप पूछिए कैसे देखिए, मैंने कहा ना सावरकर जी ने हिंदू कौन है उसके बारे में एक वो दिया। तो उसमें क्या है, जो इस पावन पवित्र भू को अपनी मातृभू और पितृभू मानता वो सभी हिंदू हैं। तो भारत में कौन सा मुसलमान कह देगा कि मैं इस धरती को अपनी मातृभूमि या पितृभूमि नहीं मानता हूँ? वो तो बांग्लादेशी होगा। एक्चुअली सारे ही कहेंगे कि नहीं, सारे भी नहीं, हाँ, क्योंकि नहीं, ठीक है, कई लोग कहें दैट्स थियोलॉजिकल, बिकॉज उनको मातृभूमि के कॉन्सेप्ट पे इस्लाम को भरोसा नहीं है, तो सारे ही कहेंगे कि मातृभूमि नहीं है। ये मेरे कार्यक्रम में उन मुस्लिम महिलाओं ने मेरी जाति नारी जाति का भी नारा लगाया। उन मुस्लिम महिलाओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नारा मुझसे और आपसे ज़्यादा तेज स्वर में लगाया। आवश्यकता क्या है, जो बुर्के में बंद वो महिला है
उसके विचारों को प्रकट करने देने का अवसर देने की है। इस्लाम का जो सबसे बड़ी कुरीति है जो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, वो यह है कि वो प्रश्न करने वालों को बर्दाश्त। मतलब और भी है जो आप पॉडकास्ट में नहीं कह सकते? नहीं, और भी है, कह सकता हूँ, मैं डरता थोड़ी ना किसी से। देखिए, मैं कृष्ण जी का उपासक हूँ और भगवान शंकर की पूजा करता हूँ। दोनों ने कहा है सत्य को बोलने के लिए किसी से डरने लड़ने अरे भाई, वो जो हमारे एक बहुत बढ़िया एक्स मुस्लिम को गर्दन काटा, सलीम मस्तिक। हाँ, तो यानी आप जिसके प्रचारक हैं, आप जिसके इन्फ्लुएंस में आके उनका गर्दन काटे, तब तो वो सुपर पावर नहीं रह गए ना, क्योंकि उन्होंने आपको माध्यम बना के भेजा कि इसका गर्दन काट के मार डालो, क्योंकि वो नहीं मार सकते थे। लेकिन यानी ये कॉन्सेप्ट ऑफ वो खराब हो गया, ख़त्म हो गया। मारने और बचाने का अधिकार श्री हरि विष्णु के पास है, और उस बात को प्रूव कर दिया सलीम भाई ने। वो एक्चुअली एक्स मुस्लिम है और वो कुरीतियों के को जो कुठाराघात कर रहे हैं, जो प्रहार कर रहे हैं, उन्होंने अपने ज़िंदगी को बचा करके, ईश्वर ने उनकी ज़िंदगी को वापस दे करके प्रमाणित कर दिया कि वो जिस लोगों को झूठा गलत बता रहे हैं, यानी सलीम भाई बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं। सलीम भाई क्या राह ही सही राह है। मैं और लोगों को भी कहना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, ये नकली चीज़ें छोड़ें। सलीम भाई जो वास्तविक दुनिया की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, आप लोग सलीम वास्तविक जी की वास्तविक राह को पर चलिए और सच्चे अनुयायी बनिए। प्रश्न पूछिए उन महिलाओं को जो बुर्के वाली महिलाएं हैं, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं, उनको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। आपको मैं बताऊं, उन मुस्लिम महिलाओं से जो बुर्का पहनकर घूम रही हैं, उनको जो ट्रिपल तलाक से जो मुक्ति दिलाया इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, वो महिलाएं अंदर से, मन से अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। समस्या ये है कि उनको गुलाम बनाकर रखा गया है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। उनको वोट डालने जाती हैं तो वोट डालने से पहले लंबी दाढ़ी वाले आकर के भय देते हैं, उनको भयभीत करते हैं कि अगर तुमने वहाँ नहीं डाला, एक पार्टी को, पंजे वाली को, खूनी पंजे को नहीं डाला, तो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, नहीं तो वो तो कमल का वोटर है। वैसे मेरे विचार इस पे काफ़ी अलग हैं, आप भी जानते हैं मेरे विचार क्या हैं, लेकिन मुझे लगता है नहीं, बट एक लाइन तो दो लाइन लिए समय की पाबंदी नहीं है, दो लाइन बोल दे। मेरे हिसाब से जो मुसलमान महिलाएं होती है वो शायद पुरुषों से कई ज़्यादा जिहादी मानसिकता की होती है, और ये कई इंस्टेंसेस में हमें दिख गया है। और मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि उनके मन में जिहाद के अलावा और कुछ भी होगा। वो खूनी पंजे को ही वोट देगी, और मुझे कभी भी नहीं लगता कि हिंदू या कोई भी ऐसी पार्टी जो हिंदुओं के आइडियल्स को ऊंचा रखती है, वो उनके लिए कुछ भी कर ले, वो कभी भी वफादारी नहीं दिखा सकती है किसी भी चीज़ से एक्सेप्ट इस्लाम। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। बट लेकिन एक सेकंड मैं नुपुर जी के इस बात का जवाब दे देता हूँ। उन्हीं की एक किताब में लिखा है कि ऐसा समय आएगा कि मस्जिद और मकबरे देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है सलीम वास्तविक जैसे लोग बिल्कुल जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उनको उसमें सफलता मिलेगी। यानी इनकी जो महिलाएं वो भी बदलेंगी, इनके जो पुरुष हैं वो भी बदलेंगे। सच का आभास और सच का कब सत्कार हो जाए वो कोई नहीं जानता। मैं और आप यही हैं। हो सकता है आज से 10 साल 15 साल पहले नुपुर जी, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मेरे गुरु अशोक सिंघल जी कहते थे, पता नहीं राम मंदिर का निर्माण कब होगा। उनके साथी थे बैकुंठ लाल शर्मा, वो कहते थे, बुलबुलों ये तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे। आज वो दोनों स्वर्ग में बैठ करके भव्य राम दिव्य राम मंदिर को देख करके प्रसन्न हो रहे होंगे, और वो कह रहे होंगे कि हमने जो मार्ग चुना था वो बिल्कुल सत्य का मार्ग था, बिल्कुल सही मार्ग था। वो दोनों आज कश्मीर में
धारा 370 की समाप्ति के बाद जिस प्रकार का विकास का काम हो रहा है, जिस प्रकार से अलगाववादियों का मर्दन हो रहा है, उसको देख करके वो दोनों ही स्वर्ग से जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे रहे होंगे। और उनके आशीर्वाद के कारण ये वर्ण संकर कितना भी साजिश करते रहें, फर्जी पॉडकास्टर कितना भी साजिश करते रहें, इस देश का बुरा चाहने वाले कितना भी साजिश करता रहें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दीर्घायु होंगे, स्वस्थ होंगे और जिस तेज़ी से, जिस ताकत के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आज वो इस राष्ट्र को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उससे दुगनी ताकत के साथ वो करते रहेंगे। और भारत का विश्वास है मोदी, भारत का पहचान है मोदी, भारत के दिलों के शान है मोदी। चलिए उसी के साथ फिर हम आपको मतलब बस्ती में आप जो कुछ भी ये सब काम कर रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और आगे ये पॉडकास्ट सीरीज चलती रहेगी हमारी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।